नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। अडानी की दोस्ती में यूएसए के बाद अब बांग्लादेश से भी रिश्ता होगा खराब। दूसरा, संविधान संशोधन 130 से अमित शाह के पीएम बनने का रास्ता साफ। तीसरा, अमेरिका, रूस, चीन की तिकड़ी में रोज और फंसते जा रहे मोदी जी। इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि आपको एक छोटी रकम हमें एक आर्थिक सहयोग के रूप में देनी होती है और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक बार एक मुश्त भी आप हमारा समर्थन कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, अडानी की दोस्ती में यूएसए के बाद अब बांग्लादेश से भी रिश्ता होगा खराब। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बांग्लादेश की वर्तमान सरकार ने से एक शिकायत आई है। बांग्लादेश का घटनाक्रम भी याद कर लीजिए। पिछले साल अगस्त महीने में शेख हसीना जी का तख्ता पलटा, वो वहाँ से भाग के हिंदुस्तान आई और जब हिंदुस्तान आई तो ये कहा गया था कि वो 2-4 दिन के लिए यहाँ हैं, फिर अपनी बहन के पास चली जाएंगी इत्यादि इत्यादि, या अपने लड़के के पास चली जाएंगी, कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन वो रह गई हैं हिंदुस्तान में ही। अब बांग्लादेश में एक दूसरी सरकार आ गई है। शेख हसीना के जितने भ्रष्टाचार हैं, जिस तरह से उन्होंने जो भी किया, उस पर कार्रवाई हो रही है, उस पर जांच हो रही है। और इस बीच फॉर्मली कल बांग्लादेश की वर्तमान सरकार से शिकायत आई कि भारत की धरती का इस्तेमाल बांग्लादेश की जो बैंड पॉलिटिकल पार्टी है, आवामी लीग मतलब शेख हसीना की पार्टी, इसके द्वारा बांग्लादेश विरोधी गतिविधियां भारत की धरती से हो रही हैं। ये उसने ऑफिशियली भारत से कंप्लेन की है। पहली चीज ये समझना जरूरी है कि बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र है। वहां पे कौन सी सरकार बनती है वो हमें अच्छी लगती है नहीं लगती, वो हमारी पर्सनल चॉइस नहीं है। ये उस देश के लोगों का मानना है, ये उस देश के लोगों की प्राथमिकता है कि वो किसकी सरकार बनाते हैं। हमें उससे कोई लेना देना नहीं। जो सरकार होगी हमारा उससे अच्छा रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे और जो सरकार से बाहर होगा उससे हमारा क्या लेना देना। मोदी जी एक बड़ी गलती इस तरह की अब की बार ट्रंप सरकार करके कर चुके हैं और मैं उसको कई बार रिपीट कर चुका हूं, फिर रिपीट नहीं करूंगा। बाइडेन आ गए, उसके बाद जीत के, और उसके बाद क्या क्या हुआ। बांग्लादेश की ने इस बार जो सरकार ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भारत की धरती का इस्तेमाल आवामी लीग के वरिष्ठ नेता, और वो आवामी लीग जो बैन हो गई है वो एंटी बांग्लादेश क्रियाकलाप यहां से भारत की धरती से कर रहे हैं। और उन्होंने यही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में और कोलकाता में आवामी लीग के ऑफिस खुल गए हैं और वहीं से ये सब मामला चल रहा है। उनका यह भी आरोप है कि अभी 21 जुलाई 2025 को आवामी लीग के द्वारा एक एनजीओ को अफरन बना के दिल्ली प्रेस क्लब में एक कुछ इस तरह की पेशकश की गई थी, एंटी बांग्लादेश की बात गई थी, सभा करने की कोशिश की गई थी। जैसा था, भारत सरकार की तरफ से एक स्ट्रांग डिनायल आया है। और अब मैं एक चीज सिर्फ ये कहूंगा कि जब शेख हसीना यहां आई थी, हमारा ये कहना है कि नहीं हमसे कोई मतलब नहीं, हम क्या है यहां, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, आपसे आग्रह है कि मेरा एक दिसंबर में मैंने इस पर एक वीडियो किया था, मैं उसकी छोटी क्लिप भी लगा दे रहा हूं, बहुत छोटी, और उसका लिंक भी दे रहा हूं। दिसंबर में मैंने ये कहा था कि जब यहां पे आई थी शेख हसीना तो 2-4 दिन के लिए आई थी, फिर उनको कहीं और जगह नहीं मिली तो यहीं रहने लगी। लेकिन भारत की धरती से वो अवामी लीग के जो प्रोटेस्ट होते थे विदेश में, उसको वो वर्चुअली एड्रेस करती थी। ये सब जगह पता है, मैंने इस पे वीडियो किया है, आप उसको जाके लिंक देख लीजिए। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद बात नहीं। अब ठीक है, आज की तारीख में आप जो भी कहिए, लेकिन देखिए ये फैक्ट है कि बांग्लादेश में शेख हसीना जी के नेतृत्व में लोकतंत्र का गला घोटा गया था। इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। लोकतंत्र ही का नहीं, मतलब जिस तरह से
इलेक्शन कमीशन को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था, विपक्षी पार्टी से कोई मतलब ही नहीं है, सबको जेल में डाल दिया था। वो मॉडल काफी कुछ हम यहां पे भी होते हुए देख रहे हैं। और ऐसे में अंत में जनता खड़ी हुई थी, और जनता ने जब खड़ी हुई तो इनको देश छोड़ के भागना पड़ा, इसमें भी कोई बात नहीं है। मुख्य बात यह है कि बांग्लादेश का अंदरूनी मामला है। शेख हसीना रहे हैं, खालिदा जी, हमसे क्या इससे लेना देना। बांग्लादेश में आज उनके ऊपर जो मुकदमे चल रहे हैं ये अपराधी घोषित हैं, और इनके अपराध बहुत, लोकतंत्र के अपराध हैं, भ्रष्टाचार के अपराध हैं, तरह तरह के अपराध हैं, लोग मरे हैं उसके अपराध हैं, ये वहां पे अपराधी घोषित हैं। कई लोग ये कहते हैं कि साहब हम तो दलाई लामा को भी यहां पे आश्रय दिए हुए हैं, और ये तो कुछ शेख हसीना और दलाई लामा। एक ध्यान रखिएगा, दलाई लामा को चीन ने कभी भी अपराधी नहीं कहा है। यहां पे बांग्लादेश की वर्तमान सरकार शेख हसीना को अपराधी कहती है, और अपराधियों की एक लंबी लिस्ट गिनाती है। दलाई लामा के साथ ये नहीं है। अब शेख हसीना की जब वर्चुअल रैली होगी, आप यहां से इस तरह की एक्टिविटी करेंगे तो इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। क्योंकि इस सारे का ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि अगर वहां पे जांच हो रही है, उसमें जिस तरह से अडानी जी ने जाके बांग्लादेश में एक ऐसी बिजली बेच दी जिसका कोयला आता है ऑस्ट्रेलिया से, और ऑस्ट्रेलिया से आके कोयला जो इस देश का ऐसा राज्य जहां पे सबसे ज्यादा कोयला होता है, झारखंड, वहां के गोड्डा निशिकांत दुबे की कंस्टिट्यूंसी में जाता है। वहां पे एक प्लांट लगता है, वो पूरा प्लांट अनाप शनाप दाम पे लगता है। उसका प्रदूषण हमारे यहां होता है। जब उसका लाइसेंस मिलता है गोड्डा प्लांट का, तो कहा जाता है यहीं की नदी होगी, बाकी वो गंगा से पानी लेके अब उसको कर रहे हैं, गंगा की जो उसके अलग कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। और इसकी बिजली कुछ 4-6 गुना दाम पे बांग्लादेश को बेची जाती है। अब वो बांग्लादेश में जब सरकार पलट गई तो अब ये कह रहे हैं कि नहीं, हिंदुस्तान में बेचेंगे। ये सब हेरा फेरी कर रहे हैं अडानी जी। और अगर ये जांच हो रही है तो बिल्कुल स्पष्ट खुल रहा है कि इसमें बहुत बेईमानी हुई है, अजीब ढंग के पैसे दिए गए हैं, अजीब ढंग से पैसे खरीदे जा रहे हैं, और ये कुछ धोखेबाजी, भ्रष्टाचार का हिमालय पर्वत जैसा माउंट एवरेस्ट है वहां। अब भारत की दिक्कत क्या है कि अडानी जी को बचाना तो इस देश का राष्ट्रीय कर्तव्य है। वो अडानी कहीं कुछ करें, चाहे कीनिया में करें, चाहे श्रीलंका में करें, चाहे कुछ भी करें, लेकिन हमें उनको बचाना होगा। तो उसी में हम लगे हुए हैं, लेकिन उसमें धीरे धीरे उस दोस्ती के चक्कर में बांग्लादेश से हमारे रिश्ते भी खराब ना हो जाएं, इसका ध्यान रखना होगा। अब दूसरी बात, संविधान संशोधन 130 से अमित शाह के पीएम बनने का रास्ता हो रहा है साफ। जो संविधान का संशोधन 130 से अमेंडमेंट आया है, वो क्यों आया? उससे पहले ये जरा ये भी समझ लीजिए कि वो जब अमेंडमेंट आया तो कितना गुस्सा था पार्लियामेंट में, और खास करके टीएमसी के जो सांसद थे वो बहुत ही गुस्से में थे। उसके कागज उनके ऊपर फेंकेगा। और अमित शाह को यही नहीं, अमित शाह को भाग के चौथी रो में जाना पड़ा, और चौथी रो में भी वो भी महिला मार्शलों से घिर के वो पीछे गए, और वहां से उन्होंने इसको सबको पढ़ा, तो उनको भी फ्रंट रो में आने की हिम्मत नहीं हुई। ये क्यों लाए हैं? अच्छा, जो बीजेपी सरकार, अमित शाह और मोदी जी करते हैं, वो तो चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सारे काम करते हैं। खाना पीना, दाढ़ी बढ़ा लेना, बंगाल में है तो टैगोर जैसी दाढ़ी, महाराष्ट्र में चुनाव है तो शिवाजी जैसी दाढ़ी, मतलब जहां जैसा देश वैसा भेष। तो उनके खाना पीना, रहन सहन, पहनावा सब चुनाव को देख के होता है। सतपाल मलिक जी मर गए, उन्होंने बताया भी कि अगर अटैक होता है पुलवामा तो वो भी चुनाव को देख के होता है। लोग शहीद होते हैं, उसको भी चुनाव भी फायदा उठाओ। अब अभी तत्काल में चुनाव है बिहार का। 130 अमेंडमेंट क्या आ रहा है कि भाई कोई भी मंत्री, चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर भी अगर 30 दिन की जेल में रहते हैं तो 31वें दिन उनकी अपने आप ही सदस्यता चली जाएगी। उसमें कोई मतलब ये नहीं है कि किसी को मूव करना पड़े, वो अपने आप चली जाएगी। इसके बड़े रिपरकशंस हैं। तो क्या ये बिहार चुनाव को मद्देनजर रखते हुए किया गया है? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि बिहार में तो एनडीए की सरकार है, नीतीश जी हैं। नीतीश जी तो ऐसे ही तबीयत बहुत चुस्त नहीं है, तो उनको इससे कुछ नहीं करना है, उनको तो कोई गिरफ्तार भी नहीं करना है, उनको मुख्यमंत्री पद से हटाना भी नहीं है। तो फिर कहाँ?
तो अगले साल असम, बंगाल, तमिलनाडु और केरल में चुनाव है। तो यहां लगता है कि यहां कुछ मामला हो सकता है, क्योंकि अगर जैसे हेमंत सोरेन को किया था, अरविंद केजरीवाल को किया था, सब कोशिश की गई थी ना कि जेल के अंदर भेज दो और फिर प्रचार नहीं कर पाएंगे। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि बंगाल में ममता बनर्जी, तमिलनाडु में हमारे स्टालिन साहब और केरल में पिनारी विजयन, इन सबको जेल में भेज के और अगले साल 2026 में विधानसभा चुनाव को हाईजैक कर लिया जाए। अमित शाह इस तरह की चीजें बनाते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं, कॉन्स्पिरेसी करते रहते हैं। लेकिन मेरी अपनी निश्चित मान्यता यह है कि अगर इन्होंने ममता बनर्जी को, बीजेपी ने इस तरह की तिकड़म करके गिरफ्तार किया, तो मेरा असेसमेंट यह है कि उसके बाद मोदी जी और अमित शाह तो छोड़ दीजिए, बीजेपी का कोई नेता बंगाल में घुस नहीं पाएगा। हो सकता है बंगाल बीजेपी को वोट देता हो, एक बड़ा पक्ष देता हो, 30-35% लोग, लेकिन जब ममता बनर्जी को या बंगाल की अस्मिता पे बात आएगी तो मुझे नहीं लगता है कि उसको बंगाल सहेगा। सेम यही लागू होता है तमिलनाडु में भी। तो फिर क्यों किया? क्योंकि अगर इसको, अब जरा इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। और अभी क्यों कर रहे हैं? आज पार्लियामेंट का जब आखिरी दिन था, उस आखिरी दिन पहले तब ये करके जल्दी जल्दी किया गया। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूं, कुछ चीजें समझनी होंगी। अमित शाह को प्राइम मिनिस्टर बनना है, इसमें आपको शक लगता है? भाई उनकी इच्छा भी है, और वो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे तो मोदी जी चाहे पद पे रहें चाहे ना रहें, चाहे राष्ट्रपति रहें या ना रहें, वो महफूज रहेंगे। उनका कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकती, उनकी कोई पुरानी फाइल नहीं खुल सकती है, ये तो तय है। तो इसके लिए ये जरूरी है कि मोदी जी के रहते 2000 मतलब प्रधानमंत्री रहते ही ये राज कुर्सी उनको मिल जाए, क्योंकि अमित शाह के नाम पे वोट नहीं मिल पाएगा। तो वोट तो मोदी जी के नाम पे मिला हुआ है, 2029 तक का समय है, इससे पहले ही ये अमित शाह साहब को कुर्सी मिल जाए। अब 2029 से पहले मिलनी है। उनके कुर्सी मिलने में सबसे बड़े रोड़ा कौन है? सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कह लीजिए, रोड़ा कह लीजिए, स्पीड ब्रेकर कह लीजिए, किसकी वजह से नहीं? नंबर 1 योगी आदित्यनाथ, इसमें कहीं आपको शक लगता है? 2 नंबर पे देवेंद्र फडणवीस। कुछ लोग हिमंता बिस्व शर्मा का नाम लेते हैं, लेकिन मैं उसको नहीं मानता हूं। लेकिन एक नाम है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी के अगेंस्ट भी खूब कैग से करके फाइलें तैयार कर ली गई हैं भ्रष्टाचार की। मेरा अपना ये मानना है कि ये बजाय ऑपोजिशन के, ये अमित शाह इसको धीरे धीरे आग पे रख के धीरे धीरे करते हुए अपने ही मुख्यमंत्रियों को डराने का, धमकाने का, और अगर नहीं माने तो गिरफ्तार करके उनके पद से, उनको 30 दिन बाद उनको पद से बाहर कर देने का एक मास्टर प्लान तैयार किए। क्योंकि ये सारा कुछ, एक चीज जान लीजिए, ये जो सीबीआई हो, इनकम, इस सब जो हमारे अमित शाह साहब है, उन्हीं का ये सारे षड्यंत्रों का अड्डा वहीं है, सारे षड्यंत्र वहीं से तय होते हैं। अब इसका दूसरा फायदा एक ये हो सकता है, जो मेरे ख्याल में मुख्य फायदा नहीं है, इसका सेकेंडरी जो फायदा है वो ये है कि ये दिखाना ये चाहते थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इनकी मुहिम चल रही है, वो तो नहीं हो पाया। आखिरी दिन जल्दी जल्दी में लाए, और बहुत सीरियस नहीं तो जेपीसी में भेज दिया है। ये भी पता है कि 2/3 बहुमत मिलना मुश्किल होगा। लेकिन शायद जो अभी एसआईआर की वजह से, बाकी वजहों से जो चीज है, उसमें कहीं ना कहीं डाइवर्ट होगा थोड़ा लोगों का अटेंशन। लोगों से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक, मतलब जो इनके चहेते मीडिया है, उनको कुछ नैरेटिव भी मिल जाएगा बातचीत करने के लिए, क्योंकि अभी तो कोई नैरेटिव ही नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कल अगर जिस तरह से अमित शाह साहब ने खड़े होके इसको पार्लियामेंट में पेश किया, अपनी फजीयत ज्यादा कराई। लोग भूल गए थे, लेकिन अब पूरा पार्लियामेंट की तड़ी पार जेल गए थे, क्यों जेल, सारी बातें याद आए। आप कुछ कहिए तो नैतिकता की बात, आप मैं नैतिक था, ये सब कुछ करिए, लेकिन चिपक तो रहा ही था तड़ी पार। तो जो मेरी समझ है कि ये बजाय विपक्षियों के, अमित शाह इसको यूज करेंगे अपने ही दल के जो उनके पोटेंशियल प्रतिद्वंदी हैं उनको सेटल करने में। अब आ जाइए तीसरी बात।
अमेरिका, रूस और चीन की तिकड़ी में रोज और फंसते जा रहे हैं मोदी जी। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अमेरिका, हमारी पूरी टीम गई थी, याद है ना आपको, पीयूष गोयल साहब गए थे, उससे पहले एस जयशंकर साहब 10 दिन पड़े रहे थे मोदी जी का पास लाने के लिए, मोदी जी को बुला लीजिए, मोदी जी को बुला लीजिए। फिर मोदी जी गए, फिर पीयूष गोयल गए, फिर मतलब सभी लोग जा रहे हैं, वहां पड़े हैं। अब मतलब वहां पे अगर आप कुछ ऐसा देख रहे हैं, आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि वहां कोई कुछ हो रहा है जिससे आपको ये लगे कि नहीं बड़ा भारत के प्रति बड़ा ही एक अच्छा माहौल बन रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा है। क्योंकि इस समय विश्व राजनीति में 3 पाए हैं, 3 स्टूल के 3 सपोर्ट हैं। ये और मुश्किल होता है, 4 हो तो स्टेबल होता है, 2 हो तो तब भी आदमी बैलेंस किया रहता है, पता रहता है गिर सकते हैं। 3 में तो जिधर थोड़ा सा प्रेशर इधर से उधर हुआ तो धड़ाम होके नीचे गिरना ही गिरना है। सिर टूटेगा कि टांग टूटेगी कि पैर टूटेगा कि हाथ टूटेगा कि मुंह टूटेगा, नहीं मालूम। अब तीनों को देख लीजिए। अमेरिका ने लगातार भारत को और खास करके मोदी जी को, जब से वो इस बार आए हैं 20 जनवरी से, उन्होंने इल ट्रीट किया है। वी हैव नॉट बीन ट्रीटेड प्रॉपरली, हमारे इज्जत के साथ नहीं किया। हमारे जो डिपोर्ट उन्होंने किया हमारे यहां लोगों को, हथकड़ी बेड़ी में लगा के किया। मोदी जी एक खेप आ चुकी थी, उसके बाद गए। मोदी जी या तो कहे नहीं, मतलब ऐसा लगता है कहे नहीं, या कहने की हिम्मत नहीं हुई, या कहे तो उसको सुना नहीं गया। दूसरी खेप मोदी जी के आने के बाद फिर आई डिपोर्ट करने वालों की, उनको फिर हथकड़ी बेड़ी। अकेला हमारा देश है जहां पे अमेरिका ने हथकड़ी बेड़ी में लोगों को भेजा, और किसी देश में यह काम नहीं हुआ। अब वो दूसरी तरफ ट्रेड टैरिफ पे लगा रहा है, दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रेड टैरिफ हमारे यहां लग रहा है, और उनके लोग कह रहे हैं कि तो ट्रेड सैंक्शन है, कोई टैरिफ नहीं, तो सैंक्शन लगा रहे हैं आपके अगेंस्ट। तो भारत सैंक्शन में आ गया है। एक और चीज, पाकिस्तान को इस समय अमेरिका ज्यादा महत्व दे रहा है, इसको आप डिनाई कर सकते हैं। आसिम मुनीर दूसरी बार पहुंच गए, आसिम मुनीर से ये क्या होगा, और उनको खाना खिलाना अपने हाथ से बस कौर तोड़ के उनके मुंह में नहीं खिला रहे थे ट्रंप साहब। मौका पड़ेगा तो वो भी इस समय तो उतना चैन से थे। यहां पे हमारे यहां, उनके यहां से आए हुए आतंकवादियों ने हमारे यहां हत्या की पुलवामा में, और उनको वो खाना खिला रहे थे, उनके साथ बैठ के बातचीत कर रहे थे। तो पाकिस्तान को लगातार महत्व ज्यादा देता है अमेरिका, अब इस समय भी दे रहा है, और उसने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि भारत पाकिस्तान के बीच में उसकी प्राथमिकताएं कहां हैं। कोई एक ऐसा निर्णय बता दीजिए पिछले 20 जनवरी से जब ऐसा लगा हो कि अमेरिका जो है भारत के साथ खड़ा हुआ है, केवल तंग कर रहा है। सीज फायर की बात को लेके 31-32 बार जब मोदी जी बोले तो उनको कहे कि नहीं, उनको मतलब झूठा साबित करने के लिए कहे नहीं मैंने करवाया। और एक चीज स्पष्ट है, भारत ने जिस तरह से रिस्पॉन्स किया कि बराबरी का रिश्ता नहीं है, हम कहीं ना कहीं उसके पिट्ठू टाइप, पिछलग्गू टाइप लग रहे हैं। और इतनी विजिट के बाद भी वहां कुछ ऐसा नहीं। तो ये तो हो गई अमेरिका की बात। अब जरा चीन की बात कर लिया जाए। भारत की धरती पे चीन ने बाकायदा कब्जा किया है। मैं 1962 की बात इन लोग करते हैं, 62 नहीं, अभी 2020 के बाद की बात हो रही है, जब गलवान में हुआ था। जहां तक हम लोग गश्त करने जा सकते थे वहां तक जा नहीं सकते हैं। बफर जोन कम हो गया है, उन्होंने बफर जोन में अपने परमानेंट ठिकाने बना लिए हैं। और ये बात प्रेमा खांडू कह रहे हैं, बीजेपी के चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश के कह रहे हैं कि भारत की धरती पर चीन का कब्जा है। भारत इस सबके बाद भी भारत के लिए, चीन के लिए भारत एक बड़ी मार्केट है, वहां डंप कर रहा अपना सामान। हमारे लक्ष्मी गणेश, हमारी दिवाली अभी आ रही, देखिएगा दिवाली में जो जितनी बत्तियां पत्तियां, लक्ष्मी गणेश, ये सब वहां से बन के आ रहे हैं। और तीसरा एक इंपॉर्टेंट बात, चीन पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है, पहले भी खड़ा रहा था, आज भी खड़ा। उसमें कहीं ये बीच में नहीं हुआ कि आपके साथ बहुत दोस्ती होने लगी। अभी आपने पुलवामा के बाद ऑपरेशन सिंदूर किया, आपके खुद के फौज के अफसर बोल रहे हैं कि आप पाकिस्तान के साथ पूरी तरह से चीन खड़ा हुआ था, और पिछले 5 वर्षों में 70-80% जो आयुध है, जो शस्त्र हैं, वो सब चीन से सप्लाई हो रहे हैं। और एक चीज और,
चीन लगातार हम पे दबाव बनाए हुए है। अरुणाचल में आज भी वो वीसा अरुणाचल का नहीं स्टैम्प करता है, अलग से कागज पे करता है। अरुणाचल पे वो अपना रोज रह रह के बताता रहता है, क्योंकि ये वो चीन है जो अभी दलाई लामा साहब की बर्थडे में हमारे कुछ नेता गए, लोगों ने भाई बर्थडे विशेष की, उस पर उसका ऑब्जेक्शन था, खबरदार अगर आपने उनको जन्मदिन की मुबारकबाद दी। इस तरह से चीन आपको कंट्रोल करता है और दबाव बनाता है। एक और चीज है, ये याद रखिएगा कि यूएसए ने चीन को दोस्ती नहीं, चीन को इतना महत्व और आदर दिया था कि जब ये ट्रंप जी जब जीते तो उन्होंने अपने शपथ ग्रहण के लिए चीन में दावतनामा भेजा था कि आप आइए और हमारे शपथ ग्रहण में शामिल होइए। वो गए नहीं, वो अलग बात है, लेकिन हमारे यहां तो नहीं कहा था कभी। अब जरा रशिया की बात कर लें। रूस जो है हमारा पुराना दोस्त रहा है, रूस के साथ एक हमारा बहुत लंबे संबंध रहे हैं और अच्छे संबंध रहे हैं। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, हमारा एक पुराना दोस्त रहा है। लेकिन आज क्या हो गया? आज क्या वैसे संबंध है? 1971 की बात होती है जब बांग्लादेश बना और उस समय 7वें बेड़े की बात होती है। लेकिन ये याद रखिएगा, उसके पहले भारत सरकार की और तरफ से और रूस सरकार की तरफ से बैठ के एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई थी। सरदार स्वर्ण सिंह फॉरेन मिनिस्टर थे, उस ट्रीटी साइन हुई थी और उसी की वजह से वो सारी चीज। तो आपको केवल माय फ्रेंड दुलान ये सब करने से नहीं चलेगा, आपको कागज पे भी कुछ करना पड़ता है, फोटो खिंचवाने से नहीं चलेगा। रूस की एक बात और देख लीजिए, यूक्रेन से युद्ध हो रहा है, पूरे नेटो और पूरे यूएसए से भिड़ा हुआ है अकेले। हमें जो यूक्रेन में कर रहा है, हत्या हो रही है, वो हो रहा है, वो अलग जगह है। मैं उसके उस फाइटिंग स्पिरिट की बात कर रहा हूं। अलास्का में पुतिन आए, पुतिन जिनको क्या इंटरनेशनल अपराधी कई देश जो घोषित किए हुए हैं, उनको यूएसए ने आके उनकी मेजबानी की, आइए हमारे घर, आप हमसे बात करिए। तो इज्जत से बुलाया गया उनको, वो अलास्का में आए और अपने टर्म्स पे आए। और अब जब बात चल रही है ना कि अब उसका जेलेंस्की साहब और यूक्रेन से, वो सारे पुतिन के टर्म्स पे हैं कि सीज फायर नहीं होगा, बिना सीज फायर के हम ऐसी बात करेंगे, इत्यादि इत्यादि। यूएसए पर एक और दबाव है कि वो, देखिए एक चीज समझिए, यूएसए अपने पड़ोसियों से सब ठीक रख के दोस्ती करता है। रूस अपने पड़ोसियों से, तो रूस चीन से क्यों दोस्ती कर रहा है? उसका पड़ोसी है, उसको दोस्ती ठीक रखनी है। यूएसए कनाडा से ठीक कर लिया। हम ही एक ऐसे हैं जो अपने पड़ोसी, सारे पड़ोसियों से खराब संबंध किए हुए हैं। और एक कारण और समझ लीजिए रूस का, रूस अब चीन के नजदीक आ रहा है। उसका एक कारण यूएसए है, इसमें कोई दो कारण नहीं। दिक्कत क्या है कि भारत को शायद अपने लक्ष्य, अपने ऑब्जेक्टिव, अपनी विदेश नीति के बारे में क्लैरिटी नहीं दिख रही है। यह फैक्ट है, नहीं माने मोदी जी। एक मैं छोटी सी बात कह रहा हूं, आप रूस यूक्रेन में आप पहले ये कहने लगे मैं युद्ध रुकवा दिया, मैंने युद्ध रुकवा दिया, फिर आप भागे भागे यूक्रेन चले गए। यूक्रेन जब आप गए तो आपको थोड़ा डांट फटकार जैसा लगा, तो जब आप फिर डोवाल साहब को आपने जल्दी से भेजा रूस के, पुतिन न गुस्सा हो जाए, तो ना आप इधर के रह रहे हैं ना उधर के रह रहे हैं। अब क्या हो रहा है, एक चीज और जान लीजिए, जो ट्रंप कह रहा है, वो जो रूस से तेल की बात वो कह रहा है ना कि तेल खरीदोगे तो हम टैरिफ लगाएंगे, बिल्कुल क्लैरिटी आई है अमेरिका से। उसने कहा है कि हम इसलिए नहीं वो कर रहे हैं कि रूस से जो आप क्रूड खरीद रहे हैं उससे भारत के लोगों का फायदा नहीं हो रहा है। उसने कहा उससे आप दो व्यापारी मिलके उनके आप तिजोरी भर रहे हैं, भारत की जनमानस का नहीं हो रहा है। तो हम अगर सैंक्शन लगा रहे हैं तो कोई हम भारत के ऊपर नहीं लगा रहे हैं, इससे नुकसान उन दो आपके जो डबल ए हैं उनका होगा। ये ट्रम्प सर अमेरिका का कहना है। उसने कहा भाई हम भारत के ऊपर, इसको बुरा तब लगता है कि भारत में रूस से सस्ता क्रूड लेके लोगों को सस्ता आप पेट्रोल और डीजल देने लगे हैं, वो तो आप कर नहीं रहे हैं। आप तो सस्ता लेके अपने दोस्तों की तिजोरी भरवा रहे हैं। तो ये कारण एक था। और ये उसका कहना है कि ये कोई भाई यूएसए का कहना है कि नागरिक से नहीं, आपका व्यापारी को आप भरा रहे हैं, उसको हम इसलिए कर रहे हैं। आपके नागरिक अगर होता तो हम शायद दूसरा निर्णय लेते। भारत को इस समय क्लैरिटी के साथ
अपने को नॉन अलाइन करना है, क्योंकि आप अगर किसी के भी पिट्ठू बन के बात करेंगे तो आपको कभी वो ना इज्जत मिलेगी और ना आपको बेटर डील मिलेगी। आप अगर खुद मुख्तार रहेंगे, अगर आप नॉन अलाइन रहेंगे, अगर आप ताकतवर रहेंगे, तो आपको बहुत सी चीज़ें अपने आप मिलेंगी। तो इसलिए भारत की विदेश नीति नीड्स अ वेरी सीरियस कंसिडरेशन, जिसमें ये दिखे कहीं ना कहीं से कि भारत की अपनी नीति है, वो ना अमेरिका का पिट्ठू है, ना रूस का पिट्ठू है, ना किसी, हम नॉन अलाइंड हैं और हमारी अपनी ताकत है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।